that is 20. Okay, next question. The development length of bar diameter as per IS 456 1978 is given by, ठीक है। तो ये आपको डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला बताना है क्या होता है। तो डेवलपमेंट लेंथ जो होती है इज गिवन बाय 5 सिग्मा s/4 टाउ बी डी। जो 5 होता है वो नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार होता है, सिग्मा एस जो होता है वो स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसिडर्ड एट डिज़ाइन लोड, ठीक है। एंड टाउ बी डी क्या होता है, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है, ठीक है। नोट, जो यहाँ पे डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो टाउ बी डी की बात हो रही है, ठीक है, वो प्लेन बार्स को कंसीडर करके ही दिया गया है और बार्स इन टेंशन, ठीक है ना। मतलब कि जो टाउ बी डी है वो जो की टाउ बी डी की जो वैल्यू गिवन होती है कोड में, वो प्लेन बार और प्लेन बार्स को कंसीडर किया जाता है उसके लिए, और बार जो कि टेंशन में होते हैं, ठीक है, उनके लिए टाउ बी डी की वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 5 सिग्मा s/4 टाउ बी डी होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 5 सिग्मा s/4 टाउ बी डी बी ऑप्शन आपको मिलेगा, तो बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, next question. For bars in tension, a standard hook has anchorage value equivalent to स्ट्रेट लेंथ ऑफ, ठीक है ना। तो मतलब कि स्टैंडर्ड हुक के केस में आपको एंकरेज की वैल्यू बतानी है कितनी होती है। तो कोड के कुछ प्रोविजंस होते हैं वो हम देख लेते हैं पहले। देखिए, पहला प्रोविज़न कहता है कि डिफॉर्म बार्स में बी यूज्ड विदाउट एंड एंकरेज प्रोवाइडेड दैट डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। मतलब अगर आप HYSD बार्स को यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप एंड एंकरेज को दो, ठीक है ना, बट आपको डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट ये कहता है। सेकेंड पॉइंट, हुक्स शुड नॉर्मली बी प्रोवाइडेड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन। जो हुक्स हैं वो आप जनरली तब प्रोवाइड करते हो जब आप क्या कर रहे हो, प्लेन बार्स दे रहे हो टेंशन में। Okay. Next point. Anchorage value of band shall be taken as 4 times the diameter of the bar for each 45-degree band subjected to a maximum of 16 times diameter of bar. मतलब एंकरेज वैल्यू अगर आप दे रहे हो तो अगर आप 45 डिग्री का बैंड कर रहे हो तो 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार आपको क्या करनी पड़ेगी, एंकरेज वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड हुक के केस में होता क्या है कि स्टैंडर्ड हुक के केस में क्या होता है कि आप पूरा का पूरा 180 डिग्री टर्न कर जाते हो। ये स्टैंडर्ड हुक है। जैसे स्टैंडर्ड हुक के केस में क्या किया, आप सीधे के सिरे पूरे 180 डिग्री टर्न कर गए। अब अपना प्रोविज़न कह रहा था कि 4 टाइम्स ऑफ 5 आपको देना है फॉर ईच 45 डिग्री बैंड। अगर 180 डिग्री बैंड कर गए तो आप मतलब कितना दोगे, 4 × 4 5। तो कितना हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड हुक के केस में जो एंकरेज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। द एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शैल बी इक्वल टू 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। होती क्यों है, मैंने आपको बता दिया कि 4 टाइम्स मतलब कि 180 डिग्री टर्न कर गए तो 4 × 4 5 हो जाएगा, तो 16 5 आपको मिल जाएगा। ओके, अब वहीं पे आप क्या देखोगे कि स्टैंडर्ड 90 डिग्री हुक के केस में जो एंकरेज वैल्यू मिलती है वो आपको 8 5 मिलती है। देखिए ये 8 5, यहाँ के केस में आपको 16 5 मिल रही थी, यहाँ पे 8 5 मिलती है। क्यों मिलती है 8 5, क्योंकि आप यहाँ पर केवल 90 डिग्री टर्न कर रहे हो। 90 डिग्री टर्न कर रहे हो तो आपको 2 × 4 5 करना पड़ेगा, ठीक है। 2 × 4 5 करेंगे तो 8 5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन, रेडियस इज इक्वल टू K5। जो ये रेडियस होती है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड हुक की, ठीक है, तो वो क्या होती है कि K5 होती है। अब K क्या होता है, यहाँ पर K की वैल्यू 2 होती है माइल्ड स्टील के केस में और 4 होती है HYSD के केस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, चाहे वो स्टैंडर्ड हुक हो या स्टैंडर्ड 90 डिग्री हुक हो, ठीक है। किसी भी केस में जो K की वैल्यू होती है 2 होती है माइल्ड स्टील के केस में और K = 4 होती है HYSD के केस में, ठीक है। Next, the length of straight portion of a bar beyond the end of the hook should be at least 4 times the diameter। इस लेंथ की बात हो रही है, ठीक है ना। मतलब कि ये हो गया एंड ऑफ द हुक, तो एंड ऑफ द हुक के बाद आपको कम से कम 4 टाइम्स दी 5 लेंथ आपको प्रोवाइड करनी है। मिनिमम शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ हुक। अगर आपको हुक का इफेक्टिव यूज़ करना है तो एंड ऑफ द हुक के बाद आपको 4 5 लेंथ आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। ये क्वेश्चन SSC में पूछा जा चुका है प्रीवियसली और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जो लेंथ होती है स्ट्रेट पोर्शन की बियॉन्ड एंड ऑफ द बुक वो कितनी होती है, वो 4 5 होती है, ठीक है। किसी भी केस में देख लो आप, चाहे स्टैंडर्ड हुक के केस में देख लो और चाहे स्टैंडर्ड 90 डिग्री हुक के केस में देख लो, ठीक है। ओके, सो
हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था कि फॉर बार्स इन टेंशन स्टैंडर्ड हुक हैज एंकरेज वैल्यू इक्विवेलेंट टू ए स्टेट लेंथ ऑफ 16.5, ये आपको पता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 90 डिग्री हुक की बात होती तो आंसर क्या हो जाता, A85 हो जाता। बट अभी क्या है, आपको स्टैंडर्ड हुक की बात हो रही है तो आंसर आपका C सही हो जाएगा। C इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 16.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रीप स्ट्रेन आर, ठीक है, क्रीप स्ट्रेन आर कॉज ड्यू टू डेड लोड्स ओनली, कॉज ड्यू टू लाइव लोड्स ओनली, कॉज ड्यू टू बोथ डेड लोड एंड लाइव लोड, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। जो क्रीप स्ट्रेन होता है वो डेड लोड के कारण ही होता है अपने पास, ठीक है ना। अब क्रीप होता क्या है तो अपन कुछ पढ़ लेते हैं क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में। इट इज़ द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर ए कांस्टेंट लोड, मतलब कि ये लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होता है, डिफॉर्मेशन होता है जो कि टाइम डिपेंडेंट होता है और अंडर कांस्टेंट लोड की कंडीशन में ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता जाता है, ठीक है। लोड को आप कांस्टेंट रखते हो और ये लॉन्ग टर्म में होता है, काफ़ी समय में होता है ये, ठीक है। आल्सो नोन एज प्लास्टिक फ्लो और टाइम यील्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेज विद टाइम। आप इसका जब कर्व देखोगे तो आपको आपको समझ में आएगा कि जो इसका कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि मतलब कुछ आपको ऐसे, ये देखिए इसकी जो टाइम डिफॉर्मेशन है, मतलब कि जो क्रीप, ये जो स्लोप है वो क्या होता है कि समय के साथ साथ क्या है, घटता जा रहा है, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन है, जो स्ट्रेन है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। क्रीप जो है वो डिक्रीज होता जाता है, तो रेट ऑफ जो क्रीप है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रीप स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज टाइम डिपेंडेंट, बिल्कुल टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज द स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट डज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स FCK, creep may be assumed to be proportional to stress. Okay, next point, total strain is equal to ultimate creep strain plus elastic strain और instantaneous. Okay, मतलब कि जो टोटल स्ट्रेन है, एक तो एक इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन आएगा जब आप लोड लगाओगे, और एक क्या होता है कि एक टाइम के साथ साथ स्ट्रेन आता है, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो समीशन होता है वो टोटल स्ट्रेन होता है। ओके, नेक्स्ट, क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट जो होता है वो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन होता है किसी भी एज ऑफ लोडिंग पे, किसी भी टाइम ऑफ लोडिंग पे क्या होता है कि जो क्रीप कोफिशिएंट होता है वो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रीप का मॉड्यूलर रेशियो पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो पहले आप ये पता करो कि जो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं क्रीप के कारण, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता है कितनी होती है, 5000 FCK होती है। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, 5000 √FCK अपॉन 1+θ, ठीक है। ओके, सो दिस थीटा इज क्या होता है, थीटा होता है क्रीप कोफिशिएंट। अब एज ऑफ लोडिंग के साथ क्या होता है, क्रीप कोफिशिएंट आपको पता चलता है। जैसे एज ऑफ लोडिंग अगर 7 डेज है आपकी, ठीक है, तो जो क्रीप कोफिशिएंट होता है 2.2 होता है। 28 डेज में क्या होता है, 1.6 होता है, ठीक है। और एक साल बाद कितना हो जाता है, 1.1 हो जाता है। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस आपको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस से, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कंपेयर में आपको लॉन्ग टर्म जो मॉडुलस है वो कम मिल रहा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि देखिए EC की वैल्यू क्या है आपको लॉन्ग टर्म में कम मिल रही है। EC कम मिल रहा है मतलब आपको क्या मिल रहा है, मॉडुलर रेशियो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मॉडुलर रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा, टू इंक्रीज इट, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ क्रीप क्या करता है, इंक्रीज कर देता है मॉडुलर रेशियो को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। सिंकेज ऑफ कंक्रीट होता है काय पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स में। तो अपन देख लेते हैं किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
पहली बात तो अगर आप सीमेंट कंटेंट को बढ़ा दोगे तो हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, और हाइड्रेशन की प्रोसेस अगर बढ़ जाएगी, तेज़ी से हाइड्रेशन होगा तो श्रिंकेज आना चालू हो जाएगा। ठीक है, ओके। स्मॉल साइज सीमेंट पार्टिकल अगर आप रखोगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हाइड्रेशन की प्रोसेस क्या होगी, तेज़ी से होने लगेगी। हाइड्रेशन की प्रोसेस तेज़ी से होगी तो श्रिंकेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, वाटर कंटेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर वाटर कंटेंट बढ़ रहा है मतलब पोरोसिटी क्या हो रही है, बढ़ेगी। ठीक है ना, और पोरोसिटी अगर बढ़ रही है तो श्रिंकेज क्या हो रहा है, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, गुड क्यूरिंग कंडीशन। अगर क्यूरिंग की कंडीशन अच्छी है तो क्या होता है, पोरोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और पोरोसिटी डिक्रीज अगर हो गई तो क्या होता है, श्रिंकेज अपने को कम मिलेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि जो लेस वाटर है लीव दी मेंबर, मतलब कि कम वाटर लीव करेगा मेंबर को, और कम वाटर लीव करेगा मेंबर को तो क्या होगा कि श्रिंकेज अपना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अगर ज़्यादा है तो श्रिंकेज क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लार्जर साइज एग्रीगेट में अपने को क्या होता है, श्रिंकेज कम मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, पासेज ऑफ टाइम भी अफेक्ट करता है, क्योंकि हाइड्रेशन की प्रोसेस जो है टाइम पे डिपेंडेंट होती है, तो पासेज ऑफ टाइम पे भी डिपेंड करता है श्रिंकेज। क्या स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, नहीं, स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 1 और 3, 1 और 2, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Due to shrinkage stress, a simply supported beam having reinforcement only at bottom tends to. ओके, ये आपको याद करना है कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो अपवर्ड होता है, डिफ्लेक्ट अपवर्ड। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन symmetrically reinforced section, shrinkage stresses in concrete and steel are respectively। ठीक है ना, श्रिंकेज जो स्ट्रेसेस होते हैं कंक्रीट और स्टील में, ठीक है ना, सिमेट्रिकली रीइंफोर्स सेक्शन में, तो कंक्रीट के केस में क्या आता है, कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं। ठीक है, और स्टील में क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आते हैं। तो ये आपको याद करना है। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बीम कर्व्ड इन ए प्लान इज डिजाइंड फॉर। ठीक है, देखिए ये जो एक बीम है अपनी कर्व्ड इन प्लान है, मतलब कि थोड़ी सी कर्व्ड है। तो आप अगर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस होगी, अगर आप जेड एक्सिस के पैरेलल में अगर आप लोड लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक मूवमेंट मिलेगा। ठीक है ना, और यहाँ जो कि क्या होगा, टॉर्शनल मूवमेंट होगा, और यहाँ पे आपको एक मूवमेंट मिलेगा जो कि क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको शियर फोर्स की भी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे जो कर्व्ड बीम होती है, ठीक है, वो सब्जेक्टेड टू होती है बेंडिंग मूवमेंट, शियर एंड टॉर्सन। तो डी इज दी आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।